कक्षा 9 में पहला अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या है? हमारे आस पास के पदार्थ। इस चैप्टर में पहला ही शब्द आ जाता है पदार्थ, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। इससे पहले पढ़ने के लिए हम समझेंगे विज्ञान को, क्योंकि विज्ञान का चैप्टर है, यानी विज्ञान। विज्ञान में दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है विग और दूसरा है ज्ञान। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो विग का अर्थ है विशेष। क्या है? विशेष। और ज्ञान का ज्ञान, यानी विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। सिक्स सेवेंथ एट्थ में आपने पढ़ा होगा विज्ञान के बारे में। विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो इसको भी समझ लेते हैं। विज्ञान को 3 भागों में बांटा है। पहला है रसायन विज्ञान। क्या है? रसायन विज्ञान। इंग्लिश में कहते हैं इसको केमिस्ट्री। और दूसरा है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, इसको कहते हैं फिजिक्स। और तीसरा है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। शब्दों से समझ में आता है रसायन विज्ञान, यानी इसमें जो पदार्थ है उनके रासायनिक स्थितियों की बात होगी। भौतिक विज्ञान में उसकी भौतिक स्थितियों की बात होती है। और जीव विज्ञान में जो जीव जंतु हैं उनकी बात होती है। हमारे दैनिक जीवन में कई घटनाएं घटती रहती हैं और हम इन चीज़ों को देखते हैं। कुछ चीज़ें वो आपको नहीं समझ में आती हैं तो आप समझ लेते हैं कि वो प्रकृति की देन है, सामान्य है। जैसे आपने किसी पत्थर को ऊपर फेंका, तो पत्थर को ऊपर फेंका तो उसको ऊपर ही जाना चाहिए, लेकिन वो पत्थर वापस नीचे आ जाता है। पत्थर ऊपर न जाकर वो वापस नीचे आ जाता है। ये क्यों आता है, ये हम विज्ञान के द्वारा आज समझ सकते हैं, लेकिन जब तक हमको नहीं पता था तो ये समझ लिया कि ये प्रकृति की देन है। कोई लोहे की वस्तु बाहर पानी में पड़ी हुई है, कुछ समय पश्चात उसमें जंग आ जाती है। किसी आपने अड़ोस पड़ोस में आपने खेत में पानी लगाया, फिर वो पानी चला कहाँ गया? खेत आपने पूरा भर दिया था पानी से, कुछ समय पश्चात जब आप देखते हैं तो खेत का पानी चला जाता है। अब ये तीनों उदाहरण ये 3 विज्ञान के हैं। अब जैसे किसी लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक क्रियाओं पर आधारित है, इसलिए रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। हमने किसी वस्तु को या पत्थर को ऊपर फेंका, वो वापस नीचे आती है, ये भौतिक क्रियाओं पर आधारित है, इसलिए भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे। खेत का पानी वापस उड़ गया, ये जीव विज्ञान पर आधारित है, तो ये जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब ये भौतिक, रासायनिक और जीव विज्ञान, ये विज्ञान के 3 पार्ट्स हैं, जिनको हमारे इनमें हम पढ़ेंगे। आपकी एनसीईआरटी की बुक है, 9th की बुक है। इस 9th के लिए अलग अलग कोई बुक नहीं है, एक ही बुक में हम बुक को 3 भागों में बांटा गया है और लगभग 5-5 पार्ट, यानी आपके 5 अध्याय हैं। तो 5 अध्याय रासायनिक विज्ञान के हैं, 5 भौतिक विज्ञान के हैं और 5 जीव विज्ञान के हैं। तो हम जो 9th में पढ़ेंगे इन तीनों चीज़ों को एक ही बुक में पढ़ेंगे, लेकिन अलग अलग पाठ आपके दिए गए हैं। तो पहला पाठ है आपका हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ ये लिया गया है रासायनिक विज्ञान से। किससे है? रासायनिक विज्ञान से। तो हमारे आसपास के पदार्थ। अब हम अपने आसपास के पदार्थों को देखते हैं। इस समय मेरे पास है ये पेन। पेन है, ये हमारे आसपास में ही है। एक अगर हम देखते हैं तो ये मोबाइल है, ये मेरे आसपास में पड़ा हुआ है। एक ये चूने का टुकड़ा है, ये चूने का टुकड़ा ये मेरे पास में पड़ा हुआ है।
तो हम इन तीन पदार्थों को हमने देख लिया, तो इन तीन पदार्थों को हम समझ लेते हैं। हमारे आसपास में क्या है? एक पेन है, चूना है, मोबाइल है। एक ये बेड शीट है मेरी, है ना, चादर है। अब इन चार चीजों में और भी चीजें हैं पास, घर के आसपास में, आपके आसपास में भी कुछ चीजें हो सकती हैं जो आप अगर बैठे हैं तो आसपास नजर घुमाएंगे। दीवार है, पंखा है, कई चीजें हैं, लेकिन हम अभी फिलहाल समझने के लिए इन चार चीजों को लेते हैं। पेन, चूना, मोबाइल, चादर। जब हम पदार्थ की बात हो रही है तो इन पदार्थों को जो हमने देखा तो कुछ चीजें इनमें कॉमन है। एक कि इन सब में कुछ न कुछ द्रव्यमान है। क्या है? कुछ न कुछ द्रव्यमान है। पेन का अपना कुछ अलग द्रव्यमान होगा, मोबाइल का अपना कुछ अलग द्रव्यमान होगा, और चूने का कुछ अलग द्रव्यमान होगा। तो यानी इनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान है। और दूसरा, ये स्थान घेरती हैं। क्या है? स्थान घेरती। ये दो चीजें इन सभी में कॉमन है। एक, इनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान है, और दूसरा, ये कुछ न कुछ स्थान घेरती है। ये पेन है, पेन का द्रव्यमान थोड़ा कम है। ये चूना है, चूने का इससे भी ज़्यादा कम है। ये मोबाइल है, मोबाइल का थोड़ा इनसे ज़्यादा है। अगर हम चादर को इकट्ठा करेंगे तो इसका अपना ज़्यादा है। और सब कुछ न कुछ स्थान घेर रही हैं। चादर मेरे पूरे बेड पे है, चादर ने ज़्यादा स्पेस घेरा है। मोबाइल ने उससे थोड़ा कम स्पेस घेरा है। और ये पेन ने कुछ अपना अलग स्पेस घेरा है, इसने कुछ अपना स्पेस अलग घेरा है। तो इससे एक परिभाषा निकल के आती है पदार्थ की। वो पदार्थ की परिभाषा क्या निकल के आती है? पदार्थ की परिभाषा आती है कि वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है, तथा कुछ न कुछ स्थान घेरती हैं। अर्थात उनमें आयतन होता है। इन्हें पदार्थ कहते हैं। क्या आया इसका? वे सभी वस्तुएं जिनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ न कुछ स्थान घेरती हैं, उनमें आयतन होता है। आयतन हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि आयतन क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा घेरी गई जगह ही उसका इस आयतन होता है। तो वो स्थान घेरती हैं तो यानी उसमें आयतन क्या कहते होगा? कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, और इन्हें हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो ये हमारी एनसीईआरटी की बुक से ये हमें परिभाषा निकल के आती है। वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है, कुछ न कुछ स्थान घेरती हैं, अर्थात उनमें आयतन होता है, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। अब आता है पदार्थ के गुण। पदार्थ कोई आज की चीज नहीं है कि आज हम पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हों। हम पुरातन समय में भी, अगर हमारी भारतीय संस्कृति को अगर देखा जाए तो भारतीय संस्कृति में भी हमने पुरातन समय भी हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे दार्शनिक थे, उन्होंने भी इसके बारे में चर्चा की है। क्योंकि उस समय ज्ञान वही अर्जित करते थे और विज्ञान इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी कि हम उनका परीक्षण प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पदार्थ के बारे में बताया। उन्होंने पदार्थ के बारे में बताया था कि पदार्थ 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। वो उन्होंने बताया था वायु, अग्नि,
आकाश, पानी यानी जल और पृथ्वी। तो ये 5 तत्व बताए थे। और ये 5 तत्व यानी पदार्थ इन्हीं से मिलकर बनता है। हो सकता है कि वो वायु और आकाश से मिलकर बना हो, वायु और अग्नि से मिलकर बना हो, वायु अग्नि आकाश पानी से मिलकर बना हो, या पृथ्वी पानी से मिलकर बना हो, या आकाश पानी से मिलकर बना हो, या जल से मिलकर बना हो। यानी किसी न किसी इन चीजों से मिलकर ही पदार्थ का निर्माण होता है। ये पुरातन समय में कहा गया। लेकिन जब आधुनिक चर्चा हुई, जब आधुनिक विज्ञान की बात हुई, तो इसको किसी ने डिनाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी कुछ अलग परिभाषाएं दी। तो उन्होंने बताया कि जो पदार्थ है, इसके जो गुण हैं वो 2 प्रकार के गुण होते हैं। एक होते हैं भौतिक, क्या होते हैं? भौतिक गुण। और दूसरे होते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तब इन पर हम अब आपका जो 9th में जो तुम्हारा पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, इनमें हम जो चर्चा करेंगे वो इस समय हम भौतिक गुणों की चर्चा करेंगे। जब हम भौतिक गुणों की इनमें चर्चा करेंगे, एक हमारे यहां ऋषि हुए थे, ऋषि कणाद। ऋषि कणाद, जो ऋषि कणाद थे, उन्होंने बताया था कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनको हम अणु कहते हैं। यानी आज के समय जब हम अणु परमाणु की चर्चा करते हैं आधुनिक समय में, यानी सैकड़ों वर्ष पहले ऋषि कणाद ने इसकी चर्चा पहले ही कर दी थी। तो ये ऋषि थे, उन्होंने बताया था कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और जब हम इसको तोड़ते हैं, जब लगातार इसको तोड़ते आते हैं, तो एक समय एक ऐसा आता है कि जिसको हम नहीं तोड़ पाते, और वो अभाज्य कण, उस अभाज्य कण को हम अणु कहते हैं। इसके लिए मेरे पास ये चूना है। अगर हम इस चूने को तोड़ा, 2 भागों में बांट दिया, अब हम इसको और तोड़ेंगे तो और कहते 2 भागों में बांट देंगे। इसको हम और तोड़ेंगे तो हम तोड़ते जाएंगे और एक बार समझिए बिल्कुल महीन हो गया, इसके कण छोटे छोटे हो गए। अब इतने छोटे हो गए कि हम इसको नहीं तोड़ सकते। अगर हम इसको सूक्ष्मदर्शी या किसी अन्य चीज की सहायता से देखेंगे तो हमें इनको ये और बड़े दिखाई देंगे, तो इनको और इनको विभाजित कर सकते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है, हाँ, पदार्थ छोटे छोटे कणों से ही मिलकर बना। ये सारे छोटे छोटे कणों ने मिलकर एक इतने बड़े चूने के एक कंकड़ को, इस ढेले को बनाया है। इसको हम तोड़ते जाएंगे तो लगातार ये छोटा होता जाएगा। इससे हम समझ सकते हैं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो भौतिक गुण में सबसे पहला गुण क्या है? भौतिक गुण। जब हम भौतिक गुणों की चर्चा कर रहे हैं, पदार्थ के भौतिक गुण, पदार्थ के भौतिक गुण। जब हम पदार्थ के भौतिक गुण की चर्चा कर रहे हैं तो पहला गुण आता है कि पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बना है। पदार्थ कणों से मिलकर बना है। और हमने देख लिया कि ये बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसका दूसरा गुण क्या है? पदार्थ के ये कण बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। पदार्थ के ये कण अत्यंत छोटे होते हैं, अत्यंत छोटे होते हैं। हमें 2 चीज समझ में आ गई। पहला, पदार्थ कणों से मिलकर बना है, हमने चूने के उदाहरण से देख लिया। और जब हमने इसको तोड़ करने की कोशिश की तो अब ये भी समझ में आ गया कि पदार्थ के जो कण हैं वो बहुत ही अत्यंत छोटे होते हैं। अब इसको हम एक और प्रैक्टिकल से समझ सकते हैं। अभी होली निकल के गई है, तो होली में आपने देखा होगा कि आप जब रंग खेलते हैं तो आप एक बड़ी बाल्टी में या मग्गे में आप पानी लेते हैं। उस पानी में एक जरा सा रंग डालेंगे। अब जरा सा जब हम रंग डालेंगे तब पूरी पानी की बाल्टी को वो लाल या हरा कर देगा। यानी छोटा सा कण पूरी बाल्टी को
लाल या हरा कर देगा, यानी उसके कण इतने छोटे हैं कि पूरी बाल्टी में वो फैल गए। अगर हम इस बाल्टी में से एक मग पानी निकालें, एक गिलास पानी निकालें, अब दूसरा एक मग या गिलास लेते हैं, उसमें फिर इस पानी को डालेंगे तो कुछ न कुछ अंश उसमें भी चला जाएगा, और जो जिस जिस गिलास में हम डालेंगे तो उसमें को भी वो लाल या हरा कर देगा। अब जैसे एक बाल्टी में आपने रंग डाला, पानी से भरा, इसमें रंग डाला। अब इसमें से एक गिलास पानी लिया, अब एक मग्गा और आपने पानी लिया और इसमें से एक गिलास पानी इसमें डाल दिया, तब ये पहले जितना लाल तो नहीं होगा, लेकिन उससे कम लाल ये भी हो जाएगा। अब इसमें से आपने फिर एक मग पानी क्या कहते लिया, इस मग पानी में फिर एक गिलास इसमें से पानी डाला, तो इससे थोड़ा कम लाल होगा, लेकिन ये भी कुछ न कुछ लाल हो जाएगा। इससे आप समझ में आता है पदार्थ के कण हैं वो इतने सूक्ष्म थे कि यहाँ से चले और यहाँ तक पहुंचे, यानी इतनी बार इसको हमने मग को लेकर दूसरे साफ पानी में हम डालते गए, उसके बाद भी उसके अंदर कर वो कण उसमें पहुंच गए और उसमें पूरे में फैलकर उसको लाल कर दे। इसी प्रकार से आप डेटॉल का उदाहरण ले सकते हैं। एक डेटॉल थोड़ा सा लेके किसी एक बाल्टी में आप डालिए, उसके बाद फिर उसमें से एक मग पानी निकालिए, फिर दूसरी साफ बाल्टी पानी लीजिए, उसमें डाल दीजिए, फिर उसमें से आप एक मग निकालिए, दूसरी साफ बाल्टी पानी लीजिए, उसमें अगर आप डाल देंगे तो लास्ट में अगर 3-4 बार भी आप करते जाएंगे तो डेटॉल के कणों की गंध आपको लास्ट वाले पानी में भी आपको महकती हुई मालूम पड़ेगी। यानी उतने सूक्ष्म कण हैं कि लास्ट वाली बाल्टी में भी पहुंच गए, उसके बाद भी उनकी डेटॉल के कणों की गंध है। इससे हम समझ सकते हैं कि पदार्थ के जो कण हैं वो अत्यंत ही छोटे होते हैं। तीसरा आता है कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता। अब पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, ऐसे तो दिखाई नहीं देगा, बहुत छोटे छोटे होते हैं पदार्थ के कण। अब इनके मध्य कुछ न कुछ रिक्त स्थान होता है। अगर हम बड़ी चीज को लेकर अगर हम चलते हैं, तो जैसे कि आप एक बर्तन लीजिए, इस बर्तन में कुछ कंकड़ भर दीजिए, कुछ कंकड़ भर देंगे। अब ये बर्तन पूरा उस कंकड़ों से भर गया। अगर कांच का है तो आपको इनके बीच का रिक्त स्थान दिखाई देगा, अगर कांच का नहीं है तो ऊपर से देखेंगे तो कुछ न कुछ आपको रिक्त स्थान दिखाई। लेकिन हम कैसे मान लें कि रिक्त स्थान है इसके, क्योंकि ये तो हमारा पूरा का पूरा बर्तन इस कंकड़ों से भर चुका है। लेकिन अगर आप इनमें पानी डालेंगे तो इसमें पानी चला जाएगा और पानी बाहर नहीं निकलेगा, इसके लेवल तक आप इसको पुनः पानी से भी भर सकते हैं। तो ये पानी कहाँ गया? ये तो पहले से कंकड़ में भरा हुआ था। बर्तन पहले से कंकड़ से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी इसमें पानी चला गया। ये पानी कहाँ गया? इन रिक्त स्थानों के बीच में ये पानी भर गया। इसलिए हमको पता चला कि पदार्थ के जो कण हैं इनके मध्य भी रिक्त स्थान होते हैं। ये तो हमने जो कंकड़ लिया है वो पदार्थ का बड़ा कण लिया है जो हमें दिखाई देता है, लेकिन पदार्थ के जो सूक्ष्म कण हैं, जो बहुत छोटे कण हैं, इसी प्रकार उनके मध्य भी रिक्त स्थान होता है। उनके मध्य भी रिक्त स्थान होता है। ऐसे ही अगर आप कोई एक गिलास अगर पानी लेते हैं, इस पानी में आपने एक गिलास पानी लीजिए, कांच का अगर गिलास लेते हैं तो वहां तक आप निशान लगा लीजिए कि हमने इतना पानी लिया है। एक पेंसिल से या पेन से इस गिलास पे, कांच के गिलास पे आप निशान लगा लेना कि हमने इतना पानी लिया है। अब इसमें एक बड़ा चम्मच नमक डालिए। एक चम्मच नमक अगर हम डालते हैं, नमक घोलेंगे नहीं, नमक जैसी आके यहाँ पर या नमक की एक क्या कहते कंकड़ी आपने गिरा दी। चलो कंकड़ चम्मच नहीं डाला, आपने एक कंकड़ी नमक की गिरा दी, तो इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा उठ जाएगा। कौवे वाली कहानी पड़ी होगी कि कंकड़ डालता जाता है तो उठता जाता है, लेकिन हम ज्यादा कंकड़ नहीं डाल रहे, हमने केवल एक कंकड़ डाला तो थोड़ा सा उठेगा, थोड़ा सा उठ जाएगा। अब ये थोड़ा सा ये उठ गया। अब हम इस नमक की कंकड़ी को घोलते हैं, चम्मच की सहायता से घोल देते हैं। जब ये पूरा घुल जाएगा तो इसका जो लेवल उठा हुआ था
वो वापस उसी लेवल पर आ जाएगा जिस लेवल पर आपका पहले पानी था। तो ये कहाँ गया? ये नमक जो घुल के इस जल के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान था उनमें ये समा गया। इसलिए हमें पता चलता है कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं उनके मध्य भी रिक्त स्थान होता है। अब चौथा पॉइंट आता है आपका कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। क्या आता है? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। इसको जब आप समझेंगे तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि आप जो होली वाला ये आप कलर की चीज को आप समझ लीजिए। एक आपने बाल्टी ली, इसमें क्या कहते हैं पानी लिया। इस पानी में एक पुड़िया में आपने रंग बांध के कागज की पुड़िया में इसमें रख दिया। आपने कुछ नहीं किया, केवल रख दिया। कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि धीरे धीरे इस पुड़िया का रंग है वो धीरे धीरे पूरी बाल्टी में फैल जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि जो पदार्थ के कण हैं वो क्या होते हैं? निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। अब लास्ट पॉइंट आता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कोई भी पदार्थ बना है तो ये द्रव है, गैस है या ठोस है, ये निर्धारित करता है पदार्थ के कणों के मध्य जो आकर्षण है उस पर। अब अगर वायु है, वायु में आप अपना हाथ हिलाते हैं इस प्रकार से। अगर आप हाथ हिलाते हैं तो आप आसानी से हाथ हिला सकते हैं, क्योंकि इन वायु भी क्या है? वायु भी एक प्रकार का पदार्थ है। वायु क्या है? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है क्या वायु पदार्थ है? हाँ बिल्कुल, वायु भी पदार्थ है, क्योंकि वायु भी क्या है? स्थान घेरती है। हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था, दो मुख्य चीजें थी। क्या थी? इसमें द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरती है। वायु स्थान घेरती है। तो अगर आप वायु को किसी गुब्बारे में भरते हैं तो पिचका हुआ गुब्बारा फूल जाता है, तो इसका मतलब यह है कि वायु ने उस स्थान घेरा। इसी स्थान घेरने के कारण वो गुब्बारा फूल गया। तो वायु स्थान घेरती है और वायु में द्रव्य